स्टार्ट है कि नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक आज हमारा नर्मदा नदी का है। नर्मदा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है और भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, या पांचवी सबसे लंबी नदी भी इसे कह सकते हैं। अगर एक से लेकर 5 तक नदियों को हम गिने, भारत की जो सबसे बड़ी नदियां हैं उनमें 5वें स्थान पर नर्मदा नदी तंत्र आता है, जिसे मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहा जाता है, या मध्य प्रदेश की गंगा भी इसे कहा जाता है। तो नर्मदा नदी का 90% भाग मध्य प्रदेश में ही बहता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत हिस्सा महाराष्ट्र में, और उसके बाद गुजरात में बड़ौच या भरूच के पास जाकर के खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। और कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि विंध्याचल पर्वत का एक हिस्सा है मध्य प्रदेश में। जहाँ पर मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला स्थित है, मैकाल की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। ठीक है, तो इसके क्लास में चर्चा करेंगे, अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहें मेरे साथ। तो देखते रहें इस नदी के विषय में। तो देखिए, चौके कैसे बहती है नर्मदा नदी? पश्चिम से, सॉरी, इस कैसे बहती है? इस तरीके से पूर्व से निकलती है इस हिस्से से, और पश्चिम की तरफ इस हिस्से में बहती है। अगर बात करें तो इसी हिस्से से पढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये नदी निकल रही है। ठीक है, देखिए बेटा, आ रहा है ना, यहाँ से ये नदी निकल रही है। जगह का नाम मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे मैकाल पर्वत, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए मैकाल पर्वत स्थित है। और क्या स्थित है यहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अमरकंटक कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है। अमरकंटक का पठार भी है, पहाड़ियों के नाम से भी ये जगह फेमस है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और जिला कौन सा पड़ता है? अनूपपुर। अनूपपुर जिला पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का। ये सारी कंडीशंस लिख दो, कहीं से भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका, जहाँ से भी नदी निकलती है। तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। टॉपिक आपके सामने आज नर्मदा नदी का है। हेडिंग नर्मदा नदी डाल लीजिएगा। तो कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत से, या अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहीं पे स्थित है, इसी का हिस्सा है मैकाल पर्वत। ठीक है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और अमरकंटक के अंतर्गत। यहाँ से ये नदी इस तरीके से निकलते हुए बहती है। इस नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो बहुत छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जो कि ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखा जहाँ तक है, या आप भी कभी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो सहायक नदियों के विषय में प्रश्न बहुत कम है, क्योंकि छोटी मोटी नदियां हैं जो अलग अलग हिस्सों में मिलती हैं इससे। ठीक है, लेकिन इसके बांध या इस पर स्थित जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नर्मदा नदी के जलप्रपात। लगभग 1312 किलोमीटर बहती है ये नदी भारत में। कितना बहती है? 1312 किलोमीटर बहती है, और पश्चिमी भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। यह सबसे बड़ी नदी है। मध्य भारत में बहती है। भारत को दो हिस्सों में बांटती हुई है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। इस बात को भी सारे पॉइंट में नोट कराऊंगा, सभी को आप लिखते चलेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका किसी भी स्तर का नर्मदा नदी को लेकर के। सभी के विषय में आज चर्चा करेंगे। तो कुछ इसके जलप्रपात हैं, वो स्टार्टिंग में देख लीजिए कौन कौन से। कपिल धारा और दुग्ध धारा। जैसे ये नदी यहीं से अमरकंटक से निकलती है, तो इसी मध्य प्रदेश वाले हिस्से में मान लीजिए एक जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम क्या है? एक ऐसे में बता देता हूं, कपिल धारा जलप्रपात है। कौन सा है? कपिल धारा। कपिल धारा जलप्रपात लिख लीजिएगा, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। राज्य का नाम एमपी लिख लीजिएगा। अब यहाँ से जब नदी आगे बढ़ती है तो इसी पर दुग्ध धारा जलप्रपात है। इसे बनाने के बाद ये नदी आगे बढ़ती है, मान लीजिए यहाँ आ गई, तो इसी नदी पर कौन सा है? दुग्ध धारा जलप्रपात है। तो वो भी लिख लीजिए। ये थोड़ा सा मैं कंडीशंस बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। क्या नाम है? दुग्ध धारा जलप्रपात। दुग्ध धारा जलप्रपात है, ठीक है। जब मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग में जैसे ये नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, तो ये दोनों जलप्रपात है, आप याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से? कपिल धारा और दुग्ध धारा। अब यहाँ से जब नदी जी आगे बढ़ती है, इसे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ आपको। आगे बढ़ती है तो मान लीजिए यहाँ आई, इसे मिला लीजिए। दोनों जलप्रपातों को याद रखना, दुग्ध धारा और कपिल धारा। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। राज्य का नाम इधर भी एमपी लिख लीजिए आप, और नदी लिख लेना है ना।
बस इतना सा ही पूछा जाता है बेटा, कपिल धारा कहाँ पे स्थित है, दुग्ध धारा कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है। जलप्रपात का मतलब है कि चट्टानों से ये नदी बह रही है, इन पहाड़ों से ये नदी बह रही है, तो पहाड़ों से जैसे ये ढलान पर आ रही है, ऊंचाई से जैसे नीचे आ रही है ढलान पर, तो यहाँ से पानी नीचे गिरता है, तो वहीं पर ये खूबसूरत जलप्रपात बने हुए हैं। ठीक है, एक का नाम कपिल है और एक का नाम दुग्धधारा। ये कपिल मुनि के नाम पर है, कपिल मुनि रहे थे एक शास्त्रों के अनुसार, आप पढ़िएगा, तो वहां पर स्थित है। आगे जब ये चलती है नदी तो मंडला, ये जबलपुर पड़ता है, एक मंडला नामक जगह पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है। और इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो एक जिला पड़ता है और जिले का नाम है जबलपुर। और जबलपुर पे तो आपने सुना ही होगा, बहुत बेहद खूबसूरत जलप्रपात है इस नदी पर। ये नदी जलप्रपात ये बांधों के लिए बहुत फेमस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मंडला के बाद एक जलप्रपात बहुत फेमस और है यहाँ पे, उस जलप्रपात का नाम है, क्या नाम है, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये, जिले का नाम लिख लीजिएगा जबलपुर, एमपी के जबलपुर में स्थित है जी, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात। और इसी को क्या बोलते हैं वहां पे, वेड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है जी, वेड़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसी जलप्रपात को जब आप कभी जबलपुर घूमने जाएंगे तो जबलपुर में स्थानीय नाम, लोकल नाम इसका वेड़ा घाट है, लेकिन भैया पेपर में, एग्जाम में, पेपर वाले की जो डिमांड रहती है भूगोल के हिसाब से यही नाम मिलेगा। तो मैं धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, कौन से जिले में स्थित है, तो जबलपुर जिले में स्थित है ना। जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी हुआ करता था, त्रिपुरी हुआ करता था, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इस पे बांध है, ओंकारेश्वर बांध है एक, और इसके अलावा देखो यहां से जब ये नदी आगे बढ़ी तो यहां आई, यहां होशंगाबाद नामक एक जिला पड़ता है, होशंगाबाद। तो यहाँ नीचे से एक नदी मिलती है जहां से आकर के, और नदी का सहायक नदी का नाम है तवा नदी। कौन सी नदी मिलती है जहां से, तवा नदी, जो होशंगाबाद के पास से होकर के बहती है, निकलती भी होशंगाबाद के पास से है, और संगम बनाती है नर्मदा नदी में इसी जिले के आसपास। और नदी का नाम क्या है, तवा नदी, याद रखिएगा। ठीक है, होशंगाबाद आपने पढ़ा होगा, कागज के लिए, पेपर के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में। किसके लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में कागज की फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा है होशंगाबाद जिले में, ये नोट कर लेना आप, कागज के प्रोडक्शन के लिए होशंगाबाद जिला जाना जाता है। ठीक है, एक एक बात बताता चलूंगा मैं जो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब ये नदी आगे बढ़ती है यहाँ से, तो मान लीजिए यहाँ पे आई, तो यहाँ पे एक बांध है, इसी नर्मदा नदी पर बांध है, और मध्य प्रदेश के भीतर बांध है। चूंकि मैं बता चुका हूं कि 90% जो नर्मदा नदी है वो कौन से राज्य में बह रही है, मध्य प्रदेश में बह रही है। तो ज्यादातर जो कंडीशन है, चाहे तो जलप्रपात हो, चाहे बांध हो, चाहे झरने हो, वो सारी कंडीशंस कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस वजह से देखो एक बांध इसका पड़ता है ओंकारेश्वर बांध, हरदा के आसपास, और उसके बाद महेश्वर बांध है। यहाँ कौन सा बांध पड़ता है इसका, अगर मैं बता दूं आपको, तो बांध का नाम क्या है, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर बांध कौन सी नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ एक जिला पड़ता है, इसके बाद हरदा नामक जिला पड़ता है, कौन सा जिला, हरदा नामक, उसके आसपास ये कंडीशन है। अब यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है, मान लीजिए यहाँ आती है आगे बढ़ करके, प्रवाहित होकर के, तो इसी नदी पर एक और बांध है, और बांध का नाम है महेश्वर बांध। बांध का नाम क्या है, महेश्वर बांध स्थित है। जैसा कि मैंने बताया ये नदी बांधों के लिए फेमस है, महेश्वर बांध, माफ कीजिए, महेश्वर बांध लिखेंगे, कौन सा बांध स्थित है, महेश्वर बांध। तो समझ गए, इस नदी पर, नर्मदा नदी पर जलप्रपात और बांध सबसे ज्यादा बने हुए हैं अगर बात करें तो, है ना। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। सहायक नदी तो मैंने एक बताई है, और बहुत सारी छोटी नदियां हैं जो कई बार पूछी नहीं जाती है। तवा नदी इसकी याद रखना, होशंगा के पास ही इससे मिल जाती है। ठीक है, और निकलती कहाँ से जी, अमरकंटक या मैकाल पर्वत से निकलती है, अमरकंटक भी याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक, अभी मैं थ्योरी भी लिखाऊंगा आपको, थ्योरी भी नोट करना, पहले हाल ये सारे पॉइंट आप लिखते चलिए मेरे साथ। तो महेश्वर बांध हो गया, महेश्वर बांध के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो भरूच के पास गुजरात में खरगोन जिला पड़ता है, खरगोन जिले से लास्ट में जो गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात में प्रवेश करती है तो एक सबसे बड़ा बांध बनाती है, ये नदी प्रवेश करती है तो एक बांध का निर्माण करती है। मान लीजिए वो बांध मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ,
थोड़ा सा आगे और बना ले, एक बांध का निर्माण करती है और उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध बनाती है? सरदार सरोवर बांध। लिख लीजिएगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध। लेकिन ये कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में? जी गुजरात में। जैसे ये नदी गुजरात में प्रवेश करती है तो ये बांध गुजरात में स्थित है। और कौन से जिले में स्थित है? नर्मदा जिले में स्थित है। जिले का नाम क्या है? नर्मदा जिला। ठीक है, और इसी नदी के तट पर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति भी लगाई गई है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसी नदी के तट पर है ये मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर है, नर्मदा जिले में स्थित है। और इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। लिख सकते हैं आप, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति है जो विश्व की। ठीक है जी, नोट कर लेना। नर्मदा नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है और ये सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है। ठीक है, जब ये गुजरात में प्रवेश करती है, एमपी के बाद यहाँ लास्ट का एक जिला जो पड़ता है वो खरगोन पड़ता है। खरगोन के बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है। गुजरात से पहले महाराष्ट्र में भी बहती है थोड़ा बहुत। मान लीजिए थोड़ा बहुत बीच का हिस्सा इसका कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी है ना, वो मैं अभी नोट कराऊंगा। इसके बाद बहते हुए ये कहाँ पे गिर जाती है? भरूच के पास जाकर के खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है ये नदी। भरूच के पास जाकर के कहाँ गिर जाती है ये नदी? यहाँ से बहते हुए कहाँ गिर जाती है? खम्मात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें बीच में खम्मात की खाड़ी में भरूच के पास। ये भरूच जिला हो गया गुजरात का। कौन से राज्य का जिला है? गुजरात का जिला है ये भरूच। यह इसे किताबों में आप पढ़ोगे तो बड़ौच भी लिखा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे काय का निर्माण करती है ये नदी जब यहाँ गिरती है खम्मात की खाड़ी में? अच्छा, गिरती कहाँ पे है ये भी लिख लो भाई साहब। कहाँ पे गिरती है? इधर लिख देता हूँ, खम्मात की खाड़ी में। नोट कर लेना, खम्मात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, और क्या बनाती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है ये नदी। अंडरलाइन करके लिख लेना इस पॉइंट को। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है ये नदी। क्या का निर्माण करती है? ज्वार नद मुख का। ठीक है, ये लिख लेना अच्छे से, ज्वार नद मुख का निर्माण ये नदी करती है। कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है ना। कहने का मतलब है डेल्टा नहीं बनाती है। जहां ये गिरती है भरूच के पास खम्मात की खाड़ी में, वहां जो समुद्र का पानी आता है वो डेल्टाई बहाव को, डेल्टाई अवसादों को पानी के अंदर बहा ले जाता है। इस वजह से जो डेल्टा इकट्ठा करती है कोई भी नदी की पानी, वृद्धावस्था नदी की पानी, तो वो समुद्र का पानी अंदर बहा ले जाता है। ठीक है, वहां डेल्टा का निर्माण नहीं होता। तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उसे? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ठीक है, जहां पर समुद्री क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ज्वार आते हैं। ज्वार आप जानते हैं, ज्वार का मतलब समुद्र का पानी जो अंदर आता है वो उन्हीं को बहा करके अंदर ले जाता है। तो जैसी नाद होती है ना, नाद, इस तरीके से नाद होती है जो पशु उसमें पानी पीते हैं, इस तरीके का एक आकार तरीके का शेप बन जाता है समुद्र के किनारे। ठीक है, जहां पर ये नदी गिरती है, इसी वजह से इस आकृति को बोलते हैं ज्वार नद मुख का निर्माण करती है खम्मात की खाड़ी में। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसे रट लेना आप बहुत अच्छे से। डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? ज्वार नद मुख। और क्या बोलते हैं इसे? एस्चुरी। और क्या इसे बोलते हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। अभी मैं लिखा भी दूंगा, नीचे चाहो तो लिख लो। इंग्लिश में ये वाला शब्द आता है। एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है एस्चुरी का निर्माण। ठीक है, और हिंदी में ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। अब एक बात और आपको बता दें हम इसके साथ साथ, इसके उत्तर में इस नदी के इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला है। उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला है इस नदी की। यहीं से पर्वत श्रृंखला शुरू हुई है। मोड़दार पर्वत श्रृंखला ही होती है, आपको पता है। ज्यादातर जितने भी पहाड़ पर्वत श्रृंखला होती हैं वो कैसे होते हैं? मोड़दार होते हैं। यहीं से शुरू हुई है ये पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब पूछा जाता है नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कई बार ये प्रश्न आता है, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसके उत्तर से होकर के जा रही है और नदी बीचों बीच में बह रही है। अब इसके दक्षिण में भी है भाई साहब एक पर्वत श्रृंखला, यहां से बना लीजिए। इसके दक्षिण में भी एक पर्वत श्रृंखला इस तरीके से जा रही है।
ठीक है, मध्य प्रदेश के हिस्से में बहुत बड़े पैमाने पे फैली हुई है जी। एक जो पर्वत श्रृंखला है वो इसके दक्षिण से होकर के भी जा रही है। ठीक है जी, ये वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी हो गई, इसके दक्षिण से होकर के जा रही है पर्वत श्रृंखला, और इसका नाम हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है ये, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। इससे भी क्वेश्चन कई बार हजारों बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला कहां पे स्थित है, दक्षिण में स्थित है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण में स्थित है नर्मदा नदी के, और नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये उत्तर में हो गई, लिख लेना। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये उत्तर में हो गई पर्वत श्रृंखला। तो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को काटते हुए होकर के बहती है। अब क्या होता है कि जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, प्लेट विवर्तनक थ्योरी से पढ़ते हैं हम। जैसे 7 प्लेट है हमारे विश्व में, तो वो प्लेट कभी ना कभी एक समय के बाद आपस में टकरा जाती है। तो टकराने के कारण से जमीन में या पहाड़ों में या पर्वतों में दरार उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उसी थ्योरी के आधार पर इन दोनों पहाड़ियों के या पहाड़ों के बीच में क्या उत्पन्न हो गई है, एक रिफ्ट वैली बन गई है, दरार बन गई है एक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर, है ना, आपस में प्लेटों के टकराने की वजह से। तो एक दरार बन गई है दोनों पहाड़ों के बीच में, विंध्याचल के और सतपुड़ा के मध्य में। तो उसी दरार से होकर के, उसी पहाड़ी से होकर के ये वाली नदी बीच में बह रही है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। तो इसे कई बार हम पढ़ लेते हैं कि कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से बहती है, या भूभ्रंश घाटी से, हिंदी में क्या बोलते हैं ऐसी घाटियों को, भूभ्रंश, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण दरार पड़ गई है पहाड़ों के बीच में। ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो किससे होकर के बहती है ये लिख लेना, रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नोट कर लेना इसे, तो नोट करके लिख लेना, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है, तो नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। और इसी को क्या बोलते हैं, भूभ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं, भूभ्रंश घाटी भी लिख लीजिए, भूभ्रंश घाटी। भ्रंश का मतलब होता है दरार पड़ना, भ्रंश का मतलब पहाड़ियों में दरार पड़ना। तो जो दरार पड़ जाती है उसी में पानी या नदी अपना रास्ता बना लेती है, उसी को रिफ्ट वैली का नाम दिया जाता है। तो ये उदाहरण बहुत ही यूनिक उदाहरण है भारत में कि नर्मदा नदी इस तरीके की घाटी से होकर के बहती है, जिसे भूभ्रंश घाटी बोलते हैं या रिफ्ट वैली बोलते हैं, जो टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से प्राकृतिक तौर पर उसके पहाड़ों के अंदर दरार पड़ गई है, और उसमें होकर के नदी ने अपना रास्ता बना लिया है ना, क्योंकि पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है जिस तरीके से बहता है। ठीक है, ये समझ गए आप। इंग्लिश में रिफ्ट वैली बोलते हैं इसी को, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को, भूभ्रंश घाटी बोलते हैं। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। और एक और नदी है इसके समानांतर बहती है, उसे बाद में पढ़ेंगे, ताप्ती नदी है। ठीक है, तो ये समझ में आया बहुत अच्छे से। तो ये वाले सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे कुछ और पॉइंटों पे बात कर लेते हैं इसके, लिखा देता हूं मैं आपको, कुछ थ्योरी के आधार पर लिख लो। तो पॉइंट 1 लिखना, पश्चिम भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जी, नंबर 1 सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी, पश्चिम भारत में बहने वाली। जब वो प्रश्न छाप रहा हूं जो पेपरों में पूछे गए बेटा, डिक्टो छाप लेना, एज इट इज दिमाग में छाप लेना, कॉपी पे लिख लेना, 2 बार लिखना, 3 बार लिखना। जैसे पश्चिम भारत में बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। ठीक है, अब किलोमीटर में लिख लो, नर्मदा नदी कितना बहती है, नर्मदा नदी लगभग में आंकड़े बताएंगे भैया, 1312 किलोमीटर के आसपास बहती है। कितना बहती है, 1312 किलोमीटर। ठीक है, अगला पॉइंट, नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, थोड़ा सा हिस्सा महाराष्ट्र में, और गुजरात, 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है, 3 राज्यों में। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बांध कौन सा है इस नदी पर, सरदार सरोवर बांध। कहां पे स्थित है, गुजरात में। सबसे इंपॉर्टेंट बांध है सरदार सरोवर बांध, कहां पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे अगला मुद्दा देखिए, सरदार सरोवर बांध से 4 राज्यों को फायदा जाता है। कितने राज्यों को, 4 राज्यों को। ये भी प्रश्न पूछा गया कई बार कि सरदार सरोवर बांध से कितने राज्यों को फायदा जाता है, तो लिख लीजिए, सरदार सरोवर बांध से कौन कौन से राज्यों को भैया, एमपी को, गुजरात को और महाराष्ट्र को, और उसके अलावा सरकार सप्लाई करती है विद्युत की राजस्थान के लिए, ये पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है,
4 राज्यों को सरदार सरोवर बांध से सरकार क्या पहुंचाती है, फायदा पहुंचाती है, सप्लाई करती है, सिंचाई के लिए भी या विद्युत सप्लाई भी करती है वहां पे। ठीक है, अगले मुद्दे की बात करेंगे। अगला पॉइंट यहां से लिख लेंगे आप समझने के लिए, बहुत सारे पॉइंट अभी तो। जबलपुर में ये नदी, जबलपुर में नर्मदा नदी संगमरमर की घाटियों से बहती है, संगमरमर की घाटियों से बहती है। ठीक है, संगमरमर की चट्टान पड़ती है बीच में इसके रास्ते में, जबलपुर जिले में संगमरमर की चट्टान पड़ती है तो वहां से होकर के बहती है ये। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अगला पॉइंट याद रखना, एमपी की गंगा भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे, लिख लेना, एमपी की, मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं या जीवन रेखा बोलते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा या क्या बोलते हैं इस नदी को, जीवन रेखा, क्योंकि 90% वहां पर बह रही है भैया नदी, तो एक तरीके से जीवन रेखा का काम कर रही है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। आगे बात करते हैं, मानव के अवशेष, मानव के अवशेष सर्वप्रथम, मानव के अवशेष सर्वप्रथम कहां पे मिले, नर्मदा घाटी। ठीक है, अगर प्राचीन हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, अगर देखा जाता है कि भैया मानव के अवशेष सबसे पहले वैज्ञानिकों ने, सॉरी माफ कीजिए, पुरातत्व विभाग के लोगों ने कहां पे खोजे थे, व्यक्ति के अवशेष कहां पे खोजे थे, तो नर्मदा घाटी के ही पास में कोई ना कोई प्रमाण मिले थे मानव की उत्पत्ति के भारत में। कहां पे मिले थे, नर्मदा घाटी में। ये हिस्ट्री का पॉइंट है, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, और विश्व में बात करते हैं तो अफ्रीका में मिले थे मानव के अवशेष, और भारत में नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट। और संगमरमर की चट्टानों से होकर के बहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। एमपी पुलिस में तो कई बार पूछा गया, वहां जब पुलिस की भर्तियां आती हैं तो ये पॉइंट नोट कर लिए। और 5वीं भारत की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है, 5वीं भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। अब इधर मैं लिख देता हूं, देखो कौन कौन सी। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदी कौन सी, गंगा। दूसरे नंबर की गोदावरी। ठीक है, तीसरे नंबर की कृष्णा, चौथे नंबर की यमुना, और 5वें नंबर की नर्मदा। ये भारत की 5 सबसे बड़ी नदी हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है भाई साहब। ये 5वें स्थान पे आ गए, और इससे ऊपर ये 4 नदियों के नाम हो गए। ठीक है, ये भारत की 5 सबसे बड़ी नदियों के क्रम में भी नर्मदा नदी को पढ़ लिया जाता है, ये पॉइंट भी याद कर लेना। और बात करें तो देखिए एमपी के 15 जिलों से बहती है जी, कितने जिलों से, 15 जिलों से बहती है, 15 जिलों से बहती है। और एक बात और है, चमत्कार कहिए या कुछ भी कहिए, या पुरातन शास्त्रों के आधार पर, मान्यता के आधार पर कहिए, जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश के हिस्सों में, जैसे खरगोन जिला हो गया या जबलपुर हो गया, तो वहाँ पे इस नर्मदा नदी के अथाह जो गहराई है नीचे तक, जितनी भी फीट की गहराई है, वहाँ पर प्राकृतिक रूप से या ईश्वरीय देन बोल सकते हैं, शिवलिंग मिलते हैं इस नदी के पानी से, और प्राचीन काल से ही मिलते आ रहे हैं, तब से नदी बह रही है। क्या मिलते हैं, शिवलिंग, वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है इस नदी के शिवलिंग, और संगमरमर के मिलते हैं वहाँ पे, और बिल्कुल बने हुए मिलते हैं, जैसे कि किसी कारीगर ने उनको बनाया है। और नर्मदा नदी के अंदर से ये मिलते हैं शिवलिंग। आप देखिएगा कभी सर्च करके इसके बारे में, तो आपको पता लगेगा। लेकिन आप घूमने जाएंगे तो आपको जानकारी प्रत्यक्ष रूप से होगी, प्रमाणित रूप से होगी। कहाँ पे, जबलपुर में जाइएगा, जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है, बहुत खूबसूरत है, वहाँ देखने के लिए सरकार ने बनाया हुआ बहुत अच्छे से, उसे दूर से देख सकते हैं। वहाँ पर भी वहाँ के जो तैराक होते हैं, गोताखोर होते हैं, नदी में जाते हैं और शिवलिंग को लेकर के आते हैं लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए भी जी प्राकृतिक तौर पर नदी बहुत प्रसिद्ध है, और चूंकि 90% हिस्सा इसका एमपी में ही है, इस वजह से तकरीबन 15 जिलों से होकर के ये बहती है। इसी के तट पर स्थित है। एक इतिहास की बात और बता दें मैं आपको, बुरहानपुर जिले के आसपास से होकर के ये बहती है। कौन सा जिला, बुरहानपुर, जहां शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो गई थी और वहीं पर उसे दफनाया गया था। बुरहानपुर को दक्षिण भारत की चाबी भी बोला जाता है। जब भी उत्तर भारत के जो मुगल बादशाह थे या दिल्ली सल्तनत के राजा थे, जो अलग अलग समय पर शासन करने आए भारत में, चाहे खिलजी की बात करें, तुगलक वंश की बात करें, लोधियों की बात करें, है ना, या गुलाम वंश वालों की बात करें, ऐबक की बात करें, इल्तुतमिश की बात करें, जो भी दक्षिण भारत में लड़ने गया वो हमेशा बुरहानपुर होकर के महाराष्ट्र पे, तेलंगाना पे, आंध्र प्रदेश पे, तमिलनाडु पे, केरला में, इन राज्यों में अटैक करने जाते थे। तो बुरहानपुर को दक्षिण भारत की चाबी भी बोला गया है, की ऑफ द साउथ इंडिया, है ना, एक दरवाजा बोला गया है। वहां से एक रास्ता जाता था, रोड मैप जाता था दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए। तो मुगल सबसे ज्यादा उसी रास्ते को इस्तेमाल करते थे। चूंकि वो फेमस हो गया, अर्जुमंद बानो बेगम मतलब मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी
एक अभियान के दौरान शाहजहां के साथ गई थी वो, तो मध्य प्रदेश में वहीं पे मृत्यु हो गई थी। तो वास्तविक कब्र उनकी वहीं पे, लेकिन बाद में उनको दफनाया गया आगरा के ताजमहल, ताजमहल जहाँ पे बना हुआ है, ताजमहल के अंदर उनकी कब्र है दोनों की, शाहजहां की और मुमताज की। ठीक है, तो रिफ्ट वैली से होकर के बहती है, मैंने आपको बता दिया। डेल्टा बनाती नहीं है, क्या बनाती है, ज्वार नद मुख बनाती है, यहाँ पर कंकड़ पत्थर रोक पाते नहीं है, समुद्र का पानी बहुत अपने अंदर ले जाता है। और किस तरीके की आकृति का निर्माण करता है, ज्वार नद, एक नाद की तरह, जैसे नाद होती है, गोल नाद होती है पशुओं के पानी पीने की, इस तरीके की आकृति का निर्माण करता है। इसी को बोलते हैं ज्वार नद मुख, या इंग्लिश में बोलते हैं इसे एस्चुरी का निर्माण नर्मदा नदी करती है। तो ये इसके तथ्य थे, पॉइंट थे। ठीक है, आप बताइएगा कोई भी शक समस्या हो तो किसी प्रकार से इस नदी को लेकर के, पॉइंट को लेकर के, तथ्यों को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं, जो भी आपकी शक समस्या हो। बाकी का लगभग कोशिश करिए नर्मदा नदी को कवर करने की, तो सारे पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को शेयर करें मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आप अपना इस्तेमाल करते हैं, जो भी अकाउंट से इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी चलाते हैं आप, वहाँ पे शेयर कीजिएगा चैनल को। और इसी तरीके से सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बने रहें हमारे चैनल के साथ। आपको आने वाली तमाम भर्तियों के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए, ये सारी इंपॉर्टेंट क्लास मेरे द्वारा मिलती रहेंगी। और ये नदियों का टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे ज्योग्राफी में चलेंगे। और करंट अफेयर्स का टॉप 10 सीरीज भी मेरे द्वारा आपको चली रही है, वो डेली आपको क्लास मिलती है, उसके भी नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि कभी भी जगह आ जाएंगे, कभी भी वैकेंसी आ जाएंगी, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं लोकसभा के। तो आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती तो आनी है, पेपर होना ही होना है पहले दिसंबर तक, जनवरी तक। तो आप अपनी तैयारी जबरदस्त और जोरदार रखिए अभी से, क्योंकि जीएस का मैटर होता है बहुत बड़ा। इस वजह से इसी पोर्शन को, इसी पे कमांड बनाइए बहुत अच्छे से। और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भूगोल से, खासतौर पर हमारे उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती परीक्षा की हम बात करें तो। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।